हेलो गाइस, जय हिंद। तो अनअकैडमी के बारे में आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे गाइस। तो अनअकैडमी में एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफर है। अगर आपको मतलब ये चाहिए ऑफर तो तुरंत आज ही लो, क्योंकि जनवरी 1 से 3 जनवरी तक सबसे ज्यादा डिस्काउंट अभी अनअकैडमी में मिल रहा है। अगर आप ये कोड यूज करेंगे कैपिटल लेटर में झा सर को परचेज करते समय, कोई भी प्लान अनअकैडमी में आप परचेज कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड परचेज कर रहा है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तुरंत जो है वो अब इसको परचेज करो, क्योंकि सबसे ज्यादा ये अभी डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा इसमें प्लान लेने पर और झा सर कोड का उपयोग करने पे। राइट। और बाकी इसके अलावा अभी बहुत सारे इनके कोर्सेज जो है वो शुरू होने वाले 5 जनवरी से। तो इनको डेफिनेटली जो है वो आप ज्वाइन करें। और हर संडे यहाँ पर एक मेगा क्विज होता है, तो इस पर भी पार्टिसिपेट करें। ये स्कॉलरशिप भी इसमें आपको मिलेगी, 4 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर संडे को 11 बजे, राइट, भूलना मत, संडे को 11 बजे अलार्म लगा लो अपने मोबाइल में। तो यहां पर आप ज्वाइन कर लेना 11 बजे जाकर। और कोड अगर मांगेगा तो कोड में भी झा सर ही यूज करना है कैपिटल लेटर में। टोटल 56 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का क्विज होगा। तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्विज जो है वो जरूर अटेम्प्ट किया करो। और बाकी कैपिटल लेटर में आप झा सर हमेशा यूज करना। आप या आपका कोई भी फ्रेंड अगर कुछ भी चीज परचेज करते हैं अनअकैडमी से तो उसमें आपको काफी यानी कि जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी ईएमआई पर भी जो है वो आपको कोर्सेज ऑफर करती है, तो ईएमआई पर भी कोर्सेज ले सकते हैं। या फिर अगर आपको लोन चाहिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी आपको बतानी थी गाइज। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस जो चेन्नई के अंदर है, इसको अभी 3 जनवरी 2022 को 60 साल कंप्लीट हुए हैं। तो इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी दो चार पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए, जो कि फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 3 जनवरी 1962 को मैथ साइंस का गठन हुआ था चेन्नई के अंदर, और इसका गठन किया था अल्लादी कृष्णा स्वामी के द्वारा। और जो नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, उन्होंने इसका उद्घाटन व्याख्यान दिया था, यानी कि इनॉग्रल लेक्चर जो है वो दिया था, जिसने इस इंस्टीट्यूट की यात्रा को गति दे दी थी। नोबेल लॉरेट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के द्वारा ये किया गया था, यानी कि इसका उद्घाटन स्पीच जो है वो दी गई थी। और 1984 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, इसने इस इंस्टीट्यूट का चार्ज जो है वो ले लिया था, कार्यभार जो है वो संभाला था। तो ये दो चार पांच पॉइंट जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड बस आपको पता होनी चाहिए गाइज। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में नाटो के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि नाटो एग्जैक्टली है क्या, और अभी रशिया और नाटो के बीच में क्या मुद्दा चल रहा है यूक्रेन को लेकर, तो इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो रशिया ने अपने 1 लाख सोल्जर्स को यूक्रेन के पास जो है वो तैनात कर दिया है। 1 लाख सोल्जर, तो ऑब्वियस ही बात है यार, किसी कंट्री की बॉर्डर एरिया पर अचानक से वो उस पार देखेगा, सरहद के उस पार, और उसको 1 लाख सोल्जर दिखाई देंगे तो उसकी तो हालत खराब होगी कि भैया ये करना क्या चाह रहा है सामने वाला। राइट, कहीं ये कंट्रोल तो पूरा नहीं करने जा रहा मेरी कंट्री में, लड़ाई युद्ध तो नहीं छेड़ने वाला। तो डरेगी कोई भी कंट्री, स्वाभाविक सी बात है, डरना तय है। तो हुआ यही है, इसने एक टेंशन क्रिएट कर दी है रशिया ने यूक्रेन के पास 1 लाख अपने सैनिकों को तैनात करके। राइट। और हुआ क्या है, इसने ये डिमांड करी है रशिया ने कि नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सदस्य बने हैं मई 1997 के बाद, तो वहां से नाटो अपनी फोर्सेस, अपनी आर्मी जो है वो निकाल ले यूरोप के रीजन से, वहां से, यानी कि जो भी सदस्य इसके बने हैं, तो वहां नाटो के 1997 के बाद, तो वहां से नाटो अपनी फोर्सेस जो है वो हटा ले, मेंबर कंट्री से अपनी मिलिट्री को हटा ले। और अगर ऐसा करेगी नाटो, तो रशिया जो है वो यहां से अपनी मिलिट्री को भी पीछे कर देगा। तो आपको पहली बात, तो जिनको नहीं पता है नाटो के बारे में, एक बेसिक सा मैं आपको आइडिया अभी देता हूं, फिर बाकी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे नाटो के बारे में। गाइस देखो है क्या, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नॉर्थ एटलांटिक क्षेत्र में सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना है, एक मिलिट्री ग्रुप है। इस ग्रुप का प्रिंसिपल ये कहता है कि इस ग्रुप में मौजूद जितनी भी कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज, राइट, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उनको कोई दूसरी कंट्री छेड़ती है, राइट, यानी कि इस ग्रुप के जो सदस्य हैं, ये मान के चलो कि इन्होंने एक गैंग बना ली है, राइट, इनकी एक गैंग है, नाटो की गैंग है, इसके जो जो भी सदस्य हैं उनको कोई दूसरी कंट्री अगर छेड़ेगी, तो ये पूरी की पूरी गैंग मिलकर उस कंट्री की बैंड बजाएगी। मतलब दुश्मन के अगेंस्ट ये एक होकर जो है वो लड़ते हैं। तो ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है नाटो का। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है नाटो की, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राइट, नाटो के बारे में।
तो उसके बाद क्या किया कि नाटो एक ट्रीटी, ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है मान के चलिए। तो ये क्या करता है, अपनी मेंबर कंट्रीज में अपनी मिलिट्री जो है, फोर्सेस जो है वो तैनात कर देता है कि कल को उनकी मेंबर कंट्रीज को अगर आवश्यकता पड़े तो उनकी फोर्सेस रेडी हो, इनकी खुद एक अलग स्पेशलाइज फोर्स रहती है, राइट। आर्मी आप कह सकते हैं, फोर्स आप कह सकते हैं, फोर्स ज्यादा बेटर वर्ड है, राइट। तो हुआ यह है कि नाटो की जो मेंबर कंट्रीज है वहां पर नाटो के साथ फोर्सेस तैनात रहती हैं, राइट, उनकी मिलिट्री तैनात रहती है, उनके जवान जो है वो तैनात रहते हैं। तो रशिया ने बोला कि भैया नाटो से कि तुम अपने जो मेंबर कंट्री है आपकी यूरोप के अंदर, जिन मेंबर कंट्री को आपने एडमिशन दिया था, जिन्होंने ज्वाइन किया था 1997 मई के बाद, तो आप वहां से अपनी फोर्सेस जो है वो हटा लें, पहली बात तो, राइट। और अगर आप ऐसा करेंगे तो रशिया जो है उसने कहा कि मैं अपने 1 लाख सैनिकों को जो है वो पीछे ले लूंगा। तो इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि नाटो अब बाल्टिक नेशन यानी कि लाटविया, इस्टोनिया, लुथियानिया और सेंट्रल यूरोपियन स्टेट्स जैसे कि पोलैंड, हंगरी और शेज रिपब्लिक, और बाल्कन स्टेट्स जैसे कि क्रोशिया और स्लोवेनिया, तो यहां पर नाटो जो है वो अब अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज जो है वो क्लियरली रशिया ने जो है वो नाटो से जो है वो कही, राइट। और रशिया ये भी चाहता है कि नाटो अपने फर्दर एनलार्जमेंट के प्लान्स को ड्रॉप कर दे, मतलब और बढ़ाने का, यानी कि अपनी मेंबर कंट्रीज को और ऐड करने के प्लान जो है वो हटा दे, छोड़ दे, राइट। इसका मतलब ये है कि ना नाटो यूक्रेन को ऐड करेगा, नाटो के अंदर शामिल करेगा, ना जॉर्जिया को शामिल करेगा एज अ मेंबर के तौर पर। एक और डिमांड इसने सामने रखी रशिया ने कि नाटो जो है वो किसी भी प्रकार की ड्रिल्स वगैरह जो है वो ईस्टर्न यूरोप में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में कंडक्ट नहीं करेगा। ड्रिल पता होगा ना आपको, ड्रिल क्या होती है, मतलब जैसे कि आप जैसे एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं ना, एग्जाम में बैठने से पहले आप मॉक टेस्ट लिखते हैं, तो वही ड्रिल होती है, ट्रेनिंग एक प्रकार की, राइट। एक प्रकार की एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, सिचुएशन बनाई जाती है और उस पर फिर वो ये ट्रेन करते हैं अपने आप को, है ना। तो वो ड्रिल होती है, तो ऐसी ड्रिल जो है वो नाटो जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा ईस्टर्न यूरोप में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में, बिना रशिया की परमिशन के बाद, मतलब पहले उसको रशिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वो चाहे तो ड्रिल कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसी डिमांड रशिया ने नाटो से करी है। अब नाटो मतलब सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला भाग यहां से रशिया को बोला कि बहुत तुम्हारी ये फालतू की चीजें जो तुम बोल रहे हो, ये सपने जो देख रहे हो, भूल जाओ। क्योंकि रशिया जो यूएसए को चैलेंज कर रहा है, और आप जानते हैं यूएसए और रशिया कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, और ऑब्वियस ही बात है कि यूएसए चुप तो बैठेगा नहीं, राइट। यूएसए ने बोल दिया जाक जो करते बने कर ले, हम तो कंटिन्यू रखेंगे। तो होता कौन है रोकने वाला, यूएसए ने बोला कि भैया यूक्रेन और जो दूसरी जितनी भी कंट्रीज है उनके पास खुद के पास अधिकार है अपने फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने का, राइट। वो ये सब कंट्री तुम्हारे नीचे थोड़ी ना आती हैं, तुम्हारे अंडर थोड़ी ना आती हैं कि तुम इनके ऊपर जो है वो फॉरेन पॉलिसी थोपोगे, इनको सिखाओगे कि इनको किससे दोस्ती करनी, किससे नहीं करनी, इनको सिखाओगे कि इनको किससे किस अलायंस में, किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना है या नहीं होना। तो यूएसए ने सीधे सीधे रशिया को कहा कि भाग यहाँ से, जो करते बने कर ले। और इवन ये भी कहा कि रशिया का जो आइडिया है वीटो पावर का, कि रशिया डिसाइड करेगा कि कौन नाटो का सदस्य बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो बोला कि तुम कौन होते हो बेटा ये डिसाइड करने वाले कि कौन हमारा सदस्य बनेगा, कौन नहीं बनेगा, है ना। और इवन नाटो ने हालांकि ये वाली चीज भी कही है कि नाटो किसी प्रकार से ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जिसके कारण से ईस्टर्न यूरोप अफेक्ट हो, बिना वहां पर मौजूद जो कंट्रीज है उनके कंसर्न के, राइट, उनकी सहमति से। मतलब कि अगर नाटो अगर ईस्टर्न यूरोप को लेकर या ईस्टर्न यूरोप में कोई भी डिसीजन अगर ले रहा है तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को साथ में रखकर उनकी सहमति से लेगा, वरना नहीं लेगा। तो ये वाली चीज भी इसने क्लियरली जो है वो मेंशन करी हुई है, राइट। तो बाकी ये था पूरा ओवरऑल मुद्दा जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, बट मेन चीज जो है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना, राइट। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप तो ये ध्यान में रखिए कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनको अगर कोई नॉन मेंबर कंट्री अगर छेड़ेंगी, राइट, डिस्टर्ब करेंगी, उनसे पंगा लेंगी, तो ये पूरा का पूरा गैंग मिलकर उस कंट्री की 12 बजा देगा। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर इसकी एक कोई मेंबर कंट्री है, ठीक है, नाटो की, उस पर अगर किसी नॉन नाटो मेंबर कंट्री ने अगर अटैक कर दिया तो क्या होगा, ये सभी की सभी कंट्री, नाटो की मेंबर कंट्री मिलकर वो नॉन मेंबर कंट्री के ऊपर हमला बोल देंगी हर जगह से, राइट। तो ये इनकी बेसिकली एकता रहती है। अब आप पूछोगे सर अगर नाटो की मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई विवाद हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, बोलते हैं कि भाई भाई के बीच में विवाद है तो भाई भाई सुलझे, फिर उसमें ये कुछ नहीं बोलते, राइट। उसमें थोड़ा सा ये डिप्लोमेटिकली चल जाते हैं, पहले तो ये मतलब बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करते हैं अगर कोई विवाद उठता है तो, बाकी फिर उन पर छोड़ देते हैं, फिर उन पर अटैक नहीं करते, इस तरीके की नाटक नहीं होता इनके बीच में।
बोलते हैं भाई भाई लड़ रहे हैं तो भाई भाई देखो यार, अब तुम आपस में सुलझो, राइट। तो उसमें नहीं उलझते, बट हाँ कोई तीसरे व्यक्ति ने उंगली करी तो फिर उसकी बैंड बजा देते हैं ये लोग, राइट। तो ये है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग को देखने को मिलता है। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, राइट। वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत इसको बनाया गया था, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत नाटो को बनाया गया। 4 अप्रैल 1949 को ये वॉशिंगटन ट्रीटी साइन हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नाटो का ब्रसल बेल्जियम में देखने को मिलता है, और एलाइड कमांड ऑपरेशन का इसका हेडक्वार्टर मॉन्स बेल्जियम के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर ओरिजिनली हम लोग को 12 सदस्य देखने को मिले थे, और अभी इसके अंदर 30 सदस्य हैं, और मोस्ट रीसेंट जो सदस्य है नाटो का वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। और नाटो की मेंबरशिप ओपन है किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए, राइट। और अगर वो यूरोपियन कंट्री इस ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकती है तो वो मोस्ट वेलकम है, और उस कंट्री को नॉर्थ अटलांटिक एरिया में सिक्योरिटी, सुरक्षा जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी। तो अगर ये चीज अगर यूरोपियन कंट्री अगर फॉलो करती है तो वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकती है, मेंबर बन सकती है, ठीक है। तो ये था गाइस बेसिक सा टॉपिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइस आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर अकेडमी फॉर आईएएस पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रीलिम्स का भी, प्रीलिम्स का यानी कि एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 पीएम पे, और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 पीएम पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें, और रात में 8 बजे 8 पीएम पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आ जाती है, तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है, 9 पीएम पर सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाती है, पीपीटी पीडीएफ, ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है, आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4, पेपर 1 2 3 4, जीएस पेपर 1 2 3 4, पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन क्या है, ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है क्या। तो काफी डिटेल में इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। कई बार तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी किससे एसोसिएटेड है। तो न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने से एसोसिएटेड है, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर लिमिट लगाने से एसोसिएटेड है, कि जो भी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स जो पोजेस करती हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये ट्रीटी उन कंट्रीज को बोलती है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना करें, और न्यूक्लियर वेपन्स का अगर यूज किया जा रहा है तो वो सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए ही किया जाए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए, जिस पर हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया इस चीज को हम लोग समझें। तो P5 मेंबर्स बताइए आप कौन से हैं, क्या नाम है P5 मेंबर्स का, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स का नाम बताइए। तो चाइना, रशिया, यूएसए, यूके, यूएस, राइट। तो ये 5 कंट्रीज जो है गाइस, इन्होंने संकल्प लिया है, प्लेज लिया है कि ये प्रिवेंट करेंगे एटॉमिक वेपन्स को, और ये टारगेट करेंगे कि किसी प्रकार से न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट ना देखने को मिले, राइट। इस विश्व को, इस वर्ल्ड को न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट ना देखने को मिले, राइट। और ये स्टेटमेंट कब जारी किया गया, जब अभी लेटेस्ट रिव्यू हुआ एनपीटी का, जो कि काफी समय से पोस्टपोन जो है वो हुआ था, राइट, कोविड-19 के कारण। तो उसके लेटेस्ट रिव्यू के दौरान P5 कंट्रीज ने ये चीज कही
कि ये संकल्प लिया कि कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगी, इसको सुनिश्चित करेंगे P5 मेंबर्स। क्योंकि हो ये रहा है कि अभी रिसेंटली टेंशन जो है वो बढ़ी है रशिया और, जैसे अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो इनके बीच में टेंशन बढ़ी है। अभी लेटेस्ट यूक्रेन को लेकर टेंशन है। आपको पता होना चाहिए गाइस कि एक टॉपिक भी था न्यूज में कि 1 लाख, रशिया ने 1 लाख सैनिकों को यूक्रेन की बॉर्डर के पास तैनात कर दिया। अब 1 लाख सैनिक का मतलब कहीं ना कहीं रशिया ने ये संकेत दिया कि वो युद्ध जो है वो लड़ने के लिए रेडी है, वॉर लड़ने के लिए रेडी है। तो अब डर यही है कि कहीं वो कहीं कोई एक नया अटैक ना कर दे और कहीं न्यूक्लियर अटैक जो है वो ना कर दे रशिया। तो ये सब डर हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर बात करें चाइना की, तो चाइना का इशू भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो चरम सीमा पर है, राइट। इवन अगर ताइवान को लेकर बात करें तो ये मुद्दा जो है वो काफी जोरों शोरों से जो है वो उठ रहा है यूएसए और चाइना के बीच में। अभी आपको पता होगा चाइना ने ताइवान को डराने के लिए कुछ समय पहले उसके ऊपर से अपने एयरफोर्स जो है, यानी कि जहाज जो थे, प्लेन्स जो है, जेट की अगर हम बात करें इसकी, आर्म्ड फोर्स की, यानी कि एयरफोर्स की जो जेट है, उसको इसने ऊपर से जो है वो मूव करवाया था। ये प्रदर्शन करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि चाइना जब चाहे तब जो है वो ताइवान को अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बट मेन जो आपका टॉपिक है वो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसका मेन एम ये है कि कंट्री जो है वो किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन को अपने पास ना रखें, फर्स्ट पॉइंट। और अगर जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो वो उसको डिसआर्मामेंट करें, मतलब उसको हटाएं, राइट, यानी कि धीरे धीरे करके उसका निरस्तीकरण जो है वो करें। और अगर न्यूक्लियर वेपन का उपयोग किया जा रहा है तो वो सिर्फ पीसफुल तरीके से किया जाए, न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए, पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने के लिए, क्लीन एनर्जी को डेवलप करने के लिए किया जाए। और ये बेसिकली एक ग्रैंड बार्गेनिंग थी, एक बहुत बड़ी भव्य सौदेबाजी थी, किसके बीच में? 5 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के बीच में और नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज के बीच में। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1968 को और ये ट्रीटी लागू हुई थी 1970 को। और स्टेट्स विदाउट न्यूक्लियर वेपन विल नॉट एक्वायर देम, तो जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो वो न्यूक्लियर वेपन नहीं खरीदेगी, अधिग्रहण उसका नहीं करेगी। तो ये इस ट्रीटी के अंदर मेंशन था। और जिन भी राज्यों के पास न्यूक्लियर वेपन है वो इसका उपयोग जो है, पहली बात तो पीसफुल तरीके से जो है वो करेंगे। और हर एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन को एक्सेस कर सकती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकती है पीसफुल तरीके से और सेफगार्ड के तहत इसका उपयोग कर सकती है, राइट। सुरक्षा उपायों के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ये कर सकती है, पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सभी कंट्रीज है वो उपयोग कर सकती हैं। बट जिन भी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो क्या करे? इसका डिसआर्मामेंट करे, इसका निरस्तीकरण जो है वो जल्द से जल्द करे, जल्द से जल्द हटाए, धीरे धीरे करके डिसमेंटल करे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। तो ये इसके 4 आप कह सकते हैं कि मतलब इस ट्रीटी के पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो भी मेंबर कंट्री इस ट्रीटी को साइन करेगी तो उसको ये चीज करनी पड़ेगी, राइट। और ये ट्रीटी ने डिफाइन किया है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को कि कौन सी कंट्री न्यूक्लियर वेपन होंगी। तो जो भी कंट्री जिसने मैन्युफैक्चर किया है या डिटोनेट किया है, यानी कि विस्फोट किया है न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस को 1 जनवरी 1967 से पहले, तो वो कंट्री न्यूक्लियर वेपन कंट्री जो है वो कहलाएगी। और वो जितनी भी कंट्रीज हैं, राइट, जो मतलब जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन का विस्फोट जो है या फिर मैन्युफैक्चर जो है वो 1967 से पहले नहीं किया, तो वो कंट्री जो होंगी वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं कहलाएंगी। तो उनको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नाम जो है वो दिया गया। तो इसने डिफाइन किया कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन से होंगे और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन से होंगे, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। तो 5 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है, कौन सी? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके। और हम लोग को ये 5 कंट्रीज देखने को मिल रही है, राइट, न्यूक्लियर वेपन कंट्री। और ये ट्रीटी जो है वो कंट्रीज के अधिकार को जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी। जो भी कंट्री अगर न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग पीसफुल पर्पस के लिए करना चाहती है तो उनके अधिकार जो है वो मतलब रहेंगे, मतलब उनसे इनके ये अधिकार जो है वो नहीं छीने जाएंगे। और स्टेट्स के रोल की बात करें गाइस, तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो होंगी उनको किसी भी प्रकार से किसी दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर नहीं करना है, राइट। और ना उसको इनकरेज करना है दूसरी कंट्री को कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो मैन्युफैक्चर करे या एक्वायर करे, कहीं से खरीदे। तो इस प्रकार की चीज भी जो है वो नहीं करनी है किसी कंट्री को। और नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री जो है वो किसी भी कंट्री से न्यूक्लियर वेपन परचेज ना करें, किसी प्रकार का ट्रांसफर ना करें और ना ही मैन्युफैक्चर करें या एक्वायर करें उसको, न्यूक्लियर वेपन को। तो ये चीज, तो कुल मिलाकर मोटी मोटी बात में कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कुल मिलाकर ये बात करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो कोई भी कंट्री अपने पास ना रखें, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने देखा ही कि जापान की क्या स्थिति हम लोग को देखने को मिली थी न्यूक्लियर वेपन के उपयोग के बाद, राइट। तो उसके बाद जो है वो कहा जाता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 में
न्यूक्लियर वेपन का यूज होगा तो वर्ल्ड वॉर 4 जो होगा वो पत्थरों के बीच में लड़ा जाएगा। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के यूज होने के बाद कोई नहीं बचने वाला है। और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो होंगी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स को, कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो सुरक्षा उपयोग हैं उसे स्वीकार जो है वो करना पड़ेगा उनकी सभी टेरिटरीज के अंदर, या उनके कंट्रोल में जो भी एरियाज आते हैं उन कंट्री के जो नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वो IAEA के सेफगार्ड्स को जो है वो, मेजर्स को जो है वो अपने पास इम्प्लीमेंट करें। तो ये चीज इसके अंदर मेंशन है। बट कुछ इश्यूज हम लोग को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से रिलेटेड देखने को मिलता है। एक तो इसकी डिसआर्मामेंट की प्रोसेस जो है वो एक बड़ा फेलियर हो गया। इसने बोला तो है कि जो भी न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करेंगी, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है, ये फेल हो गई है, राइट। और कुछ सिस्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं न्यूक्लियर हैव्स के और हैव नॉट्स के, राइट। इसका क्या मतलब हुआ? तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है, राइट। ये प्रिवेंट करती है सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन को और लिमिट लगाती है वर्टिकल प्रोलिफरेशन के ऊपर। तो ये वर्टिकल प्रोलिफरेशन जो है वो क्या है? पहली बात तो इसका मतलब ये है कि एडवांसमेंट या मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशन स्टेट न्यूक्लियर आर्सनल, मतलब कि एक कंट्री अगर अपनी न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी को अगर एडवांस करती है और बढ़ाती है और अच्छा बनाती है, और या फिर आप कह सकते हो और खतरनाक बनाती है टेक्नोलॉजी के तहत, तो उस पर रोक नहीं लगाई गई है। सिर्फ रोक लगाई गई है कि कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन को ना परचेज करे ना सेल्स करे। इसमें जो ऑलरेडी उसके पास न्यूक्लियर वेपन है उसको अगर वो एडवांस कर रही है तो उस पर किसी प्रकार की बात इस ट्रीटी के अंदर नहीं की गई है। तो ये एक बड़ा लूप होल है इसके अंदर जो हाईलाइट किया जाता है, राइट। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि आप पीसफुल तरीके से जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हो। तो ये अलग एक जो है वो चिंता वाला विषय है कि यार पीसफुल तरीके से तो आप अलाउ कर रहे हो और किसी ने अगर पीसफुल तरीके के नाम पर अटैक कर दिया फिर क्या करोगे, है ना। तो ये एक इशू है कि ये क्लैरिटी नहीं है। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को क्या इंडिया ने साइन किया है? तो हम लोगों ने साइन नहीं किया। हम लोग 5 कंट्री में से एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने ना तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया, और उन कंट्री की लिस्ट में हम शामिल है जिन्होंने इवन साइन भी किया था बट उससे विड्रॉ हो गए। तो जैसे कि पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान, ये कुछ ऐसी कंट्री है जिन्होंने साइन नहीं किया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को। और इंडिया हमेशा ही इसको जो है वो बोलती है ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है, और इंडिया ने अपोज किया है इंटरनेशनल ट्रीटी को जो कि एम करती है नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर। यानी कोई भी ट्रीटी अगर नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर एम करती है तो उसको हम लोग जो है वो अलग कर दिया हमने, हम उसको जो है वो साइन नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली पता है इंडिया का अपना इंटरेस्ट है। और जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है डिटरेंस पॉलिसी, डिटरेंस। कई बार क्या होता है, एक कंट्री को ये जरूरी होता है कि अपने पास वेपन्स बनाना, कि दूसरे कंट्री के पास अगर वेपन्स है तो हमारे पास भी वेपन होने चाहिए जिससे कि एटलीस्ट हम उसे डरा सकें, कि या फिर उसको उसको बता सकें कि यार हमसे पंगा लेगा तो हमारे पास भी पर्याप्त टेक्नोलॉजी है, पर्याप्त वेपन है कि हम तेरी भी बैंड जो है वो बजा सकते हैं। तो ये डिटरेंस पॉलिसी है। तो एक्चुअली में हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, राइट। तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है कि आज की डेट में हमारी अगर बात करें, चाइना की बात करें, और चाइना पाकिस्तान का पार्टनर नेबरिंग कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। पार्टनर टाइप से ये लोग काम जो है वो कर रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक वाला काम है। अगर हम इस ट्रीटी को साइन कर लेते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे न्यूक्लियर वेपन का उपयोग करने के लिए, राइट। या मतलब हम जो है हमें उसको डिसआर्मामेंट जो है वो करना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक इशू हो जाएंगे, इम्प्लीकेशंस इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इसको साइन नहीं किया। तो ये कुछ चीजें हैं गाइज इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेशली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई है कि चाइना ब्रिज पुल का निर्माण कर रहा है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है ईस्टर्न लद्दाख में, जो और ये ब्रिज जो है वो कनेक्ट करेगा पैंगोंग सो लेक की नॉर्थ और साउथ बैंक को। उत्तरी और दक्षिणी किनारे जो पैंगोंग सो झील के देखने को मिलते हैं उसको जोड़ने के लिए चाइना जो है वो पुल बना रहा है, ब्रिज बना रहा है पूर्वी लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस ब्रिज की बात करें गाइस तो पहली चीज तो एक दिमाग में रखिए कि ये ब्रिज पैंगोंग सो लेक की नॉर्थ और साउथ बैंक को, उत्तरी और दक्षिणी किनारे को आपस में कनेक्ट करेगा। नॉर्थ बैंक के पास पीपल लिबरेशन आर्मी जो है यानी कि चाइनीज आर्मी का गैरिसन हम लोग को देखने को मिलता है। वहां पर उसके जो सोल्जर्स हैं वो तैनात रहते हैं कुरनाक फोर्ट में, कुरनाक किले में, राइट। और साउथ बैंक में मोल्डो है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा, और आज की डेट में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो 200 किलोमीटर का है, इस ब्रिज के कारण ये डिस्टेंस घटेगा। और स्पेशली टाइम की अगर हम बात करें,
ये 200 किलोमीटर को आज की डेट पे ट्रैवल करने के लिए इनको 12 घंटे तक लग जाते थे, राइट। अब ये टाइम रिड्यूस होकर 3 से 4 घंटे का मात्र जो है वो हो जाएगा चाइनीज आर्मी के लिए। और ब्रिज जो है वो लगभग 500 मीटर के आसपास जो है वो तैयार किया जाएगा, बनेगा, राइट। और ये ब्रिज जो है वो मेनली टाइम जो है वो रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए, यानी कि चाइनीज आर्मी के लिए। और चाइनीज ट्रूप जो है, सोल्जर जो है, वो जल्दी से जल्दी मूव कर पाएंगे नॉर्थ टू साउथ बैंक में, यानी कि उत्तरी किनारे से लेकर दक्षिणी किनारे तक तुरंत जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे और अपने इक्विपमेंट्स, अपने सामान को भी जल्दी से जल्दी पहुंचा सकेंगे। और ये ब्रिज लगभग बताया जा रहा है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 25 किलोमीटर आगे स्थित है, राइट। तो ये एक अपडेट थी जिसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। बाकी पैंगोंग सो लेक से रिलेटेड तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई बार पैंगोंग सो लेक न्यूज में है, तो बिल्कुल अच्छे से ये चीजें याद रखो आप। तो पैंगोंग सो का मतलब होता है कॉन्क्लेव लेक, क्योंकि पैंगोंग का मतलब लद्दाखी के अंदर कॉन्क्लेव होता है और सो का मतलब होता है लेक तिब्बतन लैंग्वेज में। तो इस प्रकार से पैंगोंग सो जो वर्ड है एक लद्दाखी और तिब्बतन वर्ड से बना है, यानी कि कॉन्क्लेव लेक। और ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 135 किलोमीटर लंबी ये झील हम लोग को देखने को मिलती है। और ये झील बनी है किससे? तो टीथिस जियोसिंक्लाइन से ये झील जो है वो बनी है, राइट, दैट इज जियोसिंक्लाइन। और काराकोरम माउंटेन रेंज जो कि क्रॉस करती है तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया को, जिसकी हाइट 6000 मीटर की है। इसमें कंचनजंगा भी जो है वो इंक्लूडेड है, K2 इंक्लूडेड है। और जो कि दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि पैंगोंग सो लेक के नॉर्थ बैंक के पास है, यानी कि इसके उत्तरी जो किनारा है इस लेक का, पैंगोंग सो लेक का, वहां पर हम लोग को काराकोरम माउंटेन रेंज देखने को मिलते हैं, जिसका हिस्सा K2 भी है, दुनिया का दूसरी हाईएस्ट पीक, राइट, 6000 मीटर के ऊपर की। और इसका जो सदर्न बैंक है, इसका जो दक्षिणी किनारा है, वो बहुत ही मतलब हाईली ब्रोकन माउंटेन्स वहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के माउंटेन्स हैं कि जो कि स्पंगुर लेक जो इसके साउथ में है, तो उसकी तरफ ये माउंटेन जो है वो मुड़े हुए हैं, राइट, स्पंगुर लेक। तो स्पंगुर लेक भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और लेक का पानी जो है, पैंगोंग सो लेक का पानी क्रिस्टल क्लियर है और ब्रैकिश है, राइट, जो कि इसको अनड्रिंकेबल जो है वो बनाता है। माना कि क्रिस्टल क्लियर है, साफ है पानी, बट खारा पानी है, जिसके कारण से ये पानी जो है वो पीने लायक नहीं है, पैंगोंग सो लेक का पानी, राइट। तो इस जगह पर क्या डिस्प्यूट है, क्या इश्यूज है, विवाद क्या है, इस चीज को आप समझिए। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेपरेट करती है इंडिया और चाइना को, राइट, और 1962 से। और जनरली ये लाइन जो है वो जमीन पर बनी हुई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जनरली जमीन पर बनी है। बट सिर्फ एक ही एरिया इसका ऐसा है पैंगोंग सो लेक का, जिस पर ये लाइन लेक के ऊपर से, झील के ऊपर से होती हुई क्रॉस कर रही है, राइट। मतलब कि लैंड बॉर्डर पर पूरी जमीन पर ये लाइन बनी हुई है, बट एक ही जगह है, क्योंकि लेक बीच में है, तो लेक के कारण ये लेक के ऊपर से आपस में इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है, राइट। और दोनों ही साइड्स, इंडिया और चाइना ने अनाउंस किया है कि कौन सा साइड जो है वो किस कंट्री का होगा। मतलब अब देखो, आप जमीन के ऊपर एक बाउंड्री खींचकर, लाइन खींचकर जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि किस, या फिर आप वहां पर नेट लगाकर या फेंस लगाकर जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा एरिया किसका होगा, राइट, कर सकते हो ना आप जमीन पर। बट लेक पर करना जो है वो मुश्किल है। तो दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से जो है वो अनाउंस कर दिया कि कौन सा एरिया जो है वो किसका होने वाला है। और इंडिया जो है वो 45 किलोमीटर का एरिया जो है वो उसके ऊपर क्लेम करती है, कंट्रोल करती है 45 किलोमीटर इस लेक की। और बाकी का रिमेनिंग जो इस लेक का एरिया है उस पर चाइना का कंट्रोल है। और बाकी यहाँ पर कुछ फिंगर्स भी हैं। आपने जब अगर कहीं पर पैंगोंग सो लेक के बारे में पढ़ा होगा तो इसकी फेमस फिंगर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। फिंगर है क्या एग्जैक्टली? तो फिंगर कुछ नहीं है, माउंटेन्स है, राइट। तो लेक पर हम लोग को कुछ माउंटेन्स देखने को मिलते हैं जो कि चैंग चेनमो रेंज के हम लोग को नजर आते हैं। ये झुके हुए हैं बेसिकली, ये माउंटेन्स चैंग चेंगमो रेंज के झुके हुए हैं नीचे की तरफ। ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार के दिखाई देते, प्रतीत होते हैं झुके हुए माउंटेन, कि ये एक प्रकार की फिंगर्स है अगर इसको ऊपर से जो है वो देखा जाए तो, राइट। तो ऐसे 8 हम लोग को देखने को मिलते हैं फिंगर जो कि विवादित है, राइट, इंडिया और चाइना के बीच में। इन दोनों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है।
इंडिया मेंटेन करती है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो पास होती है फिंगर 8 के बाद से, मतलब फिंगर 8 से, यानी कि 8वां माउंटेन जो है इंडिया से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिया के उस चाइना की तरफ में, यानी कि आप चाइना की रूट पे देखोगे, चाइना की तरफ देखोगे तो इंडिया से 8वें नंबर पर जो फिंगर दिखाई देगी, तो बताया जा रहा है कि वो वाली जो फिंगर है वहां से एलएसी जो है वो आती है, निकलती है। बट चाइना जो है वो बोलता है कि एलएसी जो है वो निकलती है फिंगर 2 से, राइट, यानी कि इंडिया के नजदीकी से, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अब चाइना तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा एरिया घेरने की कोशिश करेगी, राइट, नॉर्मल सी बात है। तो ये जो क्षेत्र है फिंगर 8 तक, तो यहाँ पर हमारे जवान जो है वो तैनात है, हमारे जवान पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त वहां पर लगाते हैं, देखते हैं, राइट, निगरानी जो है वो रखते हैं। बट हालांकि पूरी फिंगर 8 तक नहीं रखते, बट फिंगर 4 के आसपास वाले एरिया पर ही बस हम लोग को नजर आते हैं, उसके बाद उतनी ज्यादा एक्टिव हमारे ट्रूप्स नहीं है। और ज्यादातर हमारे जो जवान जो हम लोग को देखने को मिलते हैं सोल्जर्स, ये फुट पर ही तैनात रहते हैं, यानी कि पैदल ही गश्त जो है वो लगाते हैं। बट चाइना की बात करें तो चाइना फिंगर 4 तक जो है वो गश्त लगाती है और ज्यादातर गाड़ियों पे जो है वो गश्त लगाती है, राइट। और कई बार तो ये फिंगर 2 तक जो भी है वो आ जाते हैं, राइट, फिंगर 2 तक। तो ये बस एक बेसिक सी चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गाइस पैंगोंग त्सो में ऐसा क्या है कि चाइना इस पर अपना कंट्रोल जो है वो चाहती है, अपना कब्जा जो है वो करना चाहती है। तो पैंगोंग त्सो एक स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल एरिया है, राइट, स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण एरिया है, राइट। और ये बहुत ही नजदीक है चूशुल वैली से। और चूशुल वैली आपको बता दें कि एक बैटल फ्रंट था इंडिया और चाइना का, जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो ये बैटल फ्रंट जो है वो रह चुका है, यहाँ पर जो है वो लड़ाई हुई है, युद्ध के मैदान में से एक था ये चूशुल वैली, राइट। तो इस पर जो है वो ये इसके नजदीक है, तो चाइना इस पर कंट्रोल करना चाहती है। और गाइज ऐसा प्रतीत होता है कि चाइना क्या करेगी, इंडिया को जो है वो इसी क्षेत्र पर पैंगोंग त्सो लेक के आसपास के एरिया पर उलझाए रखना चाहती है, और इस जगह पर उलझाकर चुशुल वैली पर धीरे से अपना कंट्रोल जो है वो करना चाहती है, राइट। तो ये चीज है, मतलब ऐसा होता है कि मतलब इंडिया के ट्रूप्स को जो है वो आप थोड़ा सा इन्वॉल्व करके, एक दूसरी जगह इन्वॉल्व करके अपने दूसरे पॉइंट को जो है वो धीरे से पीछे से जो है वो घेर लो, कब्जा कर लो। बट ऑब्वियस की बात है, वी नो अबाउट ईच एंड एवरी स्ट्रेटजीज ऑफ चाइना, हमें पता है कि चाइना की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है, वी नो इट बेटर। सो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम अपनी मतलब हर तरफ से हम तैनात जो है वो रहते हैं। अगर चाइना इस प्रकार से चीजें सोच रही है तो वी आर ऑल्सो रेडी फॉर ईच एंड एवरी मूव ऑफ चाइना, हम रेडी है बिल्कुल कि चाइना जैसा मूव करे कर ले, वी आर रेडी टू काउंटर चाइना, राइट। और चाइना जो है ये नहीं चाहती कि इंडिया यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, और चाइना को डर है कि इंडिया स्काई चेन वाला क्षेत्र और लहासा कशगर हाईवे जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेगी, और इसलिए ये नहीं चाहते किसी प्रकार का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। बट लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाइना भी क्रिएट कर रही है और हम भी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। चलो एनीवेज ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसकी जानकारी, और इस ब्रिज के बारे में थोड़ा सा एक अपडेट, एक आइडिया जो है वो रखिएगा। गाइस एक छोटा सा टॉपिक है कि आरबीआई ने अप्रूव किया है स्मॉल ऑफलाइन ई पेमेंट्स को। आरबीआई एक्चुअली एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर रही है जिसके थ्रू जो छोटी वैल्यू के डिजिटल पेमेंट्स है अब वो ऑफलाइन मोड से जो है वो लिए जाएंगे। इसमें आरबीआई जो है वो प्रमोट कर रही है डिजिटल पेमेंट्स को सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में, राइट, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ऐसा कर रही है, क्योंकि वो एरियाज जहां पर डिजिटल कनेक्टिविटी की आज भी थोड़ी प्रॉब्लम है, राइट, और वहां पर आरबीआई चाहती है डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, राइट, डिजिटल मोड से पेमेंट हो। तो इसलिए आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि जिसमें नेटवर्क की जो है वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑफलाइन ई पेमेंट्स ही हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। अभी आपको पता होगा कुछ समय आरबीआई ने ये वाली बात भी जो है वो कही थी कि जो जो नॉन डिजिटल फोन होते हैं ना, मतलब कि जैसे कि ये वाले फोन नोकिया, वो कीपैड वाला जो फोन हम लोग को देखने को मिलता था जो डिजिटल नहीं रहता था, राइट, वो कीपैड वाला फोन जिसमें जीपीआरएस भी नहीं चलता था, राइट, इस टाइप के फोन हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि बिना इंटरनेट वाले फोन, कि जिसमें आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, वो वाले फोन सिर्फ एसएमएस और फोन उठाने के लिए रहते हैं, या फोन लगाने के लिए रहते हैं, है ना, या एसएमएस करने के लिए रहते हैं। तो ऐसे फीचर फोन, ऐसे फोनों को हम लोग फीचर फोन कहते हैं, राइट। तो इसके लिए भी आरबीआई ने जो है वो कहा था कि ये कदम उठाएगी, और अब फाइनली एक ऑफलाइन ई पेमेंट करके इसने एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया है, राइट, कि अब से रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज पे कुछ समय बाद हो सकता है कि, क्योंकि अभी फ्रेमवर्क लाया गया, एक ढांचा लाया गया, और कुछ समय बाद ये इंप्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। एक्चुअली होगा किस प्रकार से, ये मैं आपको बेसिक सा आइडिया दूं तो ये कार्ड की तरह होगा, या तो ये कार्ड की तरह होगा, या फिर आप मोबाइल पे ही इसका आप रिचार्ज जो है वो करवा सकते हैं, जैसे मोबाइल पे रिचार्ज होता है ना टॉक टाइम का, राइट, इंटरनेट का।
तो वैसे ही ये आप रिचार्ज जो है वो करवा सकते हो। कह रहे हैं कि एक बार में मैक्सिमम 2000 रुपए तक का रिचार्ज जो है वो होगा। इसके अंदर लिमिट जो होगी 2000 रुपए तक की होगी और हर एक ट्रांजेक्शन की जो लिमिट होगी वो 200 रुपए तक की होगी, राइट। 200 रुपीज पर ट्रांजेक्शन की लिमिट होगी और ओवरऑल लिमिट 2000 रुपए तक की होगी। फिर बाद में जैसे ही आपका अकाउंट खत्म होता है तो आप फिर से उस पर रिचार्ज जो है वो करा सकते हो। तो ये इस तरीके का होगा। ये ऑफलाइन अलर्ट जो होंगे वो कस्टमर के एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से जो है वो आ जाएंगे कुछ समय के बाद, राइट। और इसमें कोई भी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ट्रांजेक्शन के लिए। और ये बिल्कुल कार्ड के माध्यम से, वॉलेट के माध्यम से, मोबाइल डिवाइस इस प्रकार के माध्यम का उपयोग करते हुए ये कार्ड जो है वो काम करेगा या ये ट्रांजेक्शन इस प्रकार से होंगे। तो ये ऑफलाइन ई पेमेंट जो है वो होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, जब आएगी तब हम और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो ये था अभी के लिए सिर्फ इतनी सी चीज जानो कि इस प्रकार से ऑफलाइन ई पेमेंट को लेकर आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया है। गाइस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 5G का। तो 5G के बारे में तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कई बार ये टॉपिक न्यूज में रहा है तो उसकी हर एक चीज प्रॉपर तरीके से आपको याद रहनी चाहिए। तो अभी थोड़ी देर से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बट बिफोर दैट ये मैं आपको न्यूज बताता हूँ कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जामनगर, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, तो यहाँ पर 5G की सर्विसेज सबसे पहले 2022 में मिलने वाली है। यानी कि ये कुछ ऐसी सिटीज हैं जहां पर सबसे पहले 5G की सर्विसेज जो है वो आ जाएंगी। सरकार ने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग जो है, नीलामी जो है वो मार्च या अप्रैल 2022 में कंडक्ट की जाएगी। बट हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें थोड़ी देरी जो है वो हो सकती है, क्योंकि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है उन्होंने अभी तक अपने ट्रायल्स, अपने टेस्ट जो है वो 5G से रिलेटेड कंप्लीट नहीं किए हैं। और ट्राई की बात करें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये अपने फाइनल स्टेज पे है। तो ये अब स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो परामर्श करेगी। यानी कि जो हितधारक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि 5G टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग जो हैं, राइट, तो उनके साथ जो है वो अब कंसल्ट करना शुरू करेगी। और हो सकता है कि ये बहुत ही जल्दी अपनी रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 2020 के स्टार्टिंग में ही जो है वो हमें 2022 के स्टार्टिंग में ही हमें प्रोवाइड करा दे। और जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जो है गाइस वो आज की डेट में काम कर रही हैं। उन्होंने टेस्टिंग भी करना जो है वो शुरू कर दिया है, ट्रायल्स करना शुरू कर दिया है, स्पीड ट्रायल्स, स्पीड टेस्टिंग वगैरह, राइट। और अपनी इवन अपनी खुद की 5G नेटवर्क जो है वो इंडिजीनियस 5G नेटवर्क बना चुकी हैं काफी सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज, राइट। तो ये काम जो है वो चल रहा है। तो हो सकता है कि 2022 में आप लोग को 5G सर्विसेज जो है वो देखने को मिल जाए, राइट। चलो एनीवेज 5G एग्जैक्टली है क्या, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो ये नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल ब्रॉडबैंड हम लोग को देखने को मिलता है। ये रिप्लेस कर देगा 4G LTE कनेक्शन को। हाई स्पीड कनेक्शन है ये, राइट। और ये 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पर ऑपरेट करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, आप ये चीज याद रखो, मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज। आजकल ये चीज भी पूछी जा रही है टेक्निकल थोड़ी सी इस मामले में, तो ये चीज ध्यान में रखो, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज और मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, तो इस पर ये ऑपरेट करता है, राइट। और जिसकी मदद से ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो हाई स्पीड पर ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है। यानी कि बहुत ज्यादा डेटा बहुत हाई स्पीड पर तुरंत ट्रांसफर कर देगा। और 3 बैंड्स में ये ऑपरेट करता है, लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बैंड पे। तो ये याद रखनी है आपको ये सब चीजें। और इसके आने से क्या होगा, लेटेंसी रिड्यूस हो जाएगी। अब लेटेंसी का मतलब क्या होता है, आप कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हो तो वेबसाइट ओपन करने में जो थोड़ा सा आपको समय लगता है, राइट, तो उसको बोलते हैं लेटेंसी, राइट। कि कितना समय लग रहा है आपको एक वेबसाइट, आपने जैसे एंटर दबाया, जैसे एक वेबसाइट डाली आपने, राइट, और आपने एंटर दबाया, और जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो उसको ओपन करने में कितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। तो ये लेटेंसी जो है वो रिड्यूस होगी इससे। और इससे फायदा क्या होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा जो है वो फायदा मिलने वाला है, काफी ज्यादा फायदा। अब बात को समझिए आप ध्यान से कि कैसे फायदा मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बहुत ही जल्दी अब हमारी इंडियन सड़कों पर भी जो है वो देखने को मिलेंगे हम लोग को, राइट। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ही साथ आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग वाली ऑटोमेटेड व्हीकल्स मिलेंगे, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से भरपूर ऑटोमेटिक व्हीकल। आपको बस जाकर बैठना है और वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। अब उसमें लगे रहेंगे बहुत सारे सेंसर्स, राइट। अब सेंसर्स किस पर ऑपरेट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट के माध्यम से ही ऑपरेट करेंगे, राइट। उसको सिग्नल जो मिलेगा वो इंटरनेट के माध्यम से मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑपरेट करेगा, अपना रूट फाइंड आउट करेगी इंटरनेट के माध्यम से, है ना, क्योंकि पूरी चीज इंटरनेट के ऊपर बेस्ड होगी। तो हल्का सा भी लैग जो होगा ना वो एक मेजर एक्सीडेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, राइट।
तो ये लैग नहीं होना चाहिए, और लेटेंसी में क्या होगा, लैग हो सकता है। तो 5G जो है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को चलाने के लिए बेहतरीन टूल जो है वो साबित होने वाली है, राइट। तो ये चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और इस टेक्नोलॉजी का महत्व जो है वो क्या है, तो इंडिया की नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में जो आई थी, उसने 5G के इंपॉर्टेंस को जो है वो हाईलाइट किया कि 5G उनमें से मतलब उन टेक्नोलॉजी में से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक रिवॉल्यूशन लेकर आएगी, राइट। इंडिया के अंदर एक बड़ा बदलाव जो है वो लेकर आएगी, राइट। और इससे जुड़े कुछ लोग बोलते हैं कि 5G के कारण जो है वो लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी के कारण आज की डेट में हमने इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है कि हमारे आसपास जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हर दिन जो है वो हमारे आसपास से बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रैवल होती है। यस वी नो कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हमारे आजू बाजू हैं, बट टेक्निकली आप लोग तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, तो आपको टेक्निकल फैक्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि कॉमन मैन जो होता है वो तो यही बात करेगा उसको, क्योंकि उसकी ज्यादा जानकारी है नहीं, राइट, किसी चीज के बारे में। बट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, तो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कब हार्म करती है, राइट। अच्छा, आप मुझे बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हार्म होगी या फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हार्म होगी, बताइए जरा। तो आपको बता दें 5G के कोई भी हेल्थ इंपैक्ट्स जो है वो नहीं है, कोई भी नहीं है, राइट। क्योंकि मेनली इस प्रकार की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किस चीज पर आधारित होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी टिश्यू हीटिंग पर, मतलब ये ह्यूमन के टिश्यू को हीट करती हैं, राइट। तो ये टिश्यू के हीटिंग पर आधारित होती है, और हीट कब करेंगी, जब ये बॉडी के अंदर एंटर करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी। और आपको बता दें गाइस कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती है, बॉडी के अंदर पेनिट्रेशन जो होता है वो टिश्यू वो कम हो जाता है। मतलब कि ये मान के चलिए कि जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उतना कम रिस्क बॉडी के अंदर एंटर होने का, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिए, बस सिंपल सा फेनोमेना कि जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी उतना कम रिस्क बॉडी के अंदर एंटर होने का, राइट। तो बस ये चीज आप समझिए। और ओवरऑल एक्सपोजर जो है 5G का, ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस के नीचे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि 300 गीगाहर्ट्ज तक बताया जाता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी किस पर काम कर रही है, 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज पर। तो 300 गीगाहर्ट्ज पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी, राइट, ह्यूमंस को, ह्यूमन की बॉडी के अंदर, क्योंकि ये एंटर नहीं करेगी, राइट। और आपको बता देगा इसकी कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी हम लोग को देखने को मिलती हैं। दो इंटरनेशनल बॉडीज हम लोग को नजर आती हैं, राइट, दो अंतर्राष्ट्रीय निकाय हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं गाइडलाइंस। और ये जो दो निकाय हैं, बॉडीज हैं, ये है, एक है इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, और एक जो है वो है इंस्टीट्यूट, एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का, ये अपनी इंटरनेशनल कमिटी ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेफ्टी, इसके यानी कि इस कमिटी के माध्यम से जो है वो गाइडलाइन जारी करता है। और ये गाइडलाइंस के अंदर बताया गया है, ये हालांकि ये गाइडलाइन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं होती है, ये सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होती है, जो कि कवर करती है 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को, और 300 गीगाहर्ट्ज के अंदर 5G भी आ रहा है। तो इन्होंने क्लियरली ये चीज कही है कि 5G जो है वो नुकसान नहीं करेगा ह्यूमंस को, या ह्यूमन लाइफ को, या किसी प्रकार की लाइफ फॉर्म को जो है ये नुकसान नहीं करने वाला है। नहीं तो फिर लोगों ने ये भी बोला था कि चिड़ियाएं जो है वो मर रही है फ्रीक्वेंसी वगैरह के कारण, तो वो सब नहीं है, बिकॉज यू गाइस नो कि ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो है वो आ चुकी है कि ये नुकसान जो है वो नहीं करेगी 5G। और आपको बता दें एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ईएमएफ प्रोजेक्ट किसका है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया था 1996 में। इस प्रोजेक्ट के तहत मेनली फोकस किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपोजर के कारण किस प्रकार से हेल्थ को इम्पैक्ट हो सकता है, यानी कि कौन सी ऐसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है या डिवाइसेस हैं, राइट, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसीज वगैरह है जो कि ह्यूमन की हेल्थ को या किसी प्रकार से हेल्थ को जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं। तो उस पर स्टडी करता है, उस पर इन्वेस्टिगेट करता है ईएमएफ प्रोजेक्ट, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ये भी चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो इसने भी एडवाइस किया है नेशनल अथॉरिटीज को, राइट, कि ये जो है वो ठीक है, राइट, इसने बोला है कि ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात जो है वो नहीं है, राइट, 5G के अंदर। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो हमने 5G के बारे में भी समझा, 5G से रिलेटेड इश्यूज जो है उसके बारे में भी हम लोग ने जो है वो चर्चा करी, और काफी सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। तो ये पूरे फैक्ट्स जो है वो आपको थोड़े से ध्यान में रखना है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। गाइस दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स जो है, कंप्यूटर में लगाई जाने वाली जो चिप्स हम लोग को देखने को मिलती हैं,
उसकी कमी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी भी कोई संकेत नहीं है कि इस प्रकार की चिप्स की जो कमियां हैं वो फुलफिल हो, राइट? कमियों को हम लोग रिड्यूस जो है वो कर सकें। कमी लगातार जो है वो बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कमी इसलिए हो रही है, शॉर्टेज इसलिए हो रही है कंप्यूटर चिप की या सेमीकंडक्टर चिप्स की, क्योंकि क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो उसकी काफी ज्यादा कमी है। और ये कमी बढ़ती जा रही है, स्पेशली हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स की, जो कि डिजाइन करते हैं नए प्रकार की चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट? तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इंजीनियर्स की कमी है, क्वालिफाइड इंजीनियर्स की, राइट? तो शॉर्टेज हुआ क्यों? तो शॉर्टेज होने की वजह है कि आज की डेट में लोग बाग अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हम लोग को लॉकडाउन के बाद से, पैंडेमिक के बाद से देखने को मिल रहा है ना? तो अब वर्क फ्रॉम होम मतलब कि सभी को लैपटॉप्स की आवश्यकता होती है, राइट? तो लैपटॉप की एकदम से डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। अब लैपटॉप में लगती है कंप्यूटर चिप्स वगैरह, राइट? सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह, तो इस प्रकार की डिवाइसेस में ये चिप्स लगती हैं, राइट? अब ये चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा कम है, राइट? और आज की डेट में जो ज्यादा होनी चाहिए थी, जरूरत थी, तो वो हो नहीं पा रही है क्योंकि इंजीनियर्स की कमी है, वर्कफोर्स की कमी है, राइट? तो ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। और फ्लक्चुएटिंग फोरकास्ट, एक्चुअली इस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज है वो भी उतरने से डरती हैं। तो हाई इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, डर ये है कि यार अभी तो ये मतलब इसकी डिमांड जो है वो उठ रही है, बट क्या पता आगे चल के इसकी डिमांड जो है वो ठप हो जाए। क्योंकि हुआ ये है कि कार मैन्युफैक्चरर्स ने, ऑटो मेकर्स ने जो है कि कार्स के अंदर भी ये चिप डलती है गाइस। तो ऑटो मेकर्स जो है वो एकदम से इन्होंने अपनी, यानी कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह जो होती है उनकी डिमांड्स को रिड्यूस कर दिया, राइट? क्योंकि कार वार बिक नहीं रही थी, तो उन्होंने अपनी डिमांड को रिड्यूस कर दिया। हालांकि 2020 में उन्होंने फिर से ट्राई किया कि चलो यार फिर से हम लोग जो है वो ये परचेज कर लेते हैं, क्योंकि हो ये रहा था कि बड़ी बड़ी कंपनी जो हो रही थी वो इस प्रकार की चिप्स जो है वो उसका अपने पास स्टॉक जो है वो रख रही थी। तो अब ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको ये लगा कि अरे यार, अगर सेमीकंडक्टर चिप्स जो है उनका अगर स्टॉक खत्म हो गया, राइट, मार्केट में अगर उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो एक तो उसके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे, तो इससे बेटर है कि अभी परचेज कर लो। तो अभी थोड़ा सा उठे हैं ये, यानी कि थोड़ा सा इन्होंने ऑटो मेकर्स ने परचेज करना शुरू किया, बट फिर भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। और इसके अलावा काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं, जैसे चाइनीज हुआवे कंपनी, राइट? तो ये क्या कर रहे हैं, ये आज की रेट में अपना स्टोरेज बना रहे हैं, मतलब कि इनको रिक्वायरमेंट नहीं भी है, बट फिर भी अपने पास जो है वो ये स्टोरेज जो है वो रख रहे हैं, स्टॉक फिलिंग जो है वो कर रहे हैं, भंडारण जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट? तो वो स्टो मतलब जमा करते जा रहे हैं इस प्रकार की चिप्स को अपने पास, कि ये फ्यूचर में जो है वो यूज कर सकें जब भी सप्लाई का शॉर्टेज हो, राइट? तो ये चीज, और फिर यूएसए के साथ compete कर सकें। तो चाइना का ऑलरेडी पंगा यूएसए के साथ रहता ही है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिकली इसने चिप्स जो है वो अपने पास जो है वो रखना शुरू किया। ऐसी काफी सारी कंपनीज है जो अपने पास स्टॉक जो है वो मेंटेन कर रही है, एंड दे आर वेटिंग कि जैसी इसकी शॉर्टेज हो, प्राइस हाई हो, तो फिर जब उस समय ये निकालें। तो ये वही वाला हम लोग को देखने को मिल रहा है, जमाखोरी वाला सिनेरियो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? इसके अलावा डिजास्टर्स की बात करें, अब हुआ ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक केस हम लोग को टेक्सास का देखने को मिला था, कि हुआ ये था कि एकदम से वहां पर लाइट जो है वो चली गई थी, बिजली जो है वो गुल हो गई थी, राइट? जिसके कारण से सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो शट डाउन हो गए थे, राइट? यानी कि ये जो कंपनीज है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने की, एकदम से बंद हो गए थे वो, राइट? तो ये एक इशू यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। साथ ही साथ जापान के अंदर आग लगने के कारण हम लोग को देखने को मिला कि प्रोडक्शन जो है वो डिसरप्ट हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो सेमीकंडक्टर्स जो थे वो डैमेज हो गए थे। तो ये सब भी इश्यूज है, डिजास्टर भी इसके पीछे का कारण है, शॉर्टेज के पीछे का कारण, राइट? और आज की डेट में इससे जुड़े जो चिंताएं हैं, राइट, कंसर्न्स हैं, और इसके इम्पैक्ट जो है शॉर्टेज से जुड़े, तो उसकी अगर हम बात करें तो काफी सारी इंडस्ट्री जो है वो इससे अफेक्टेड है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स जो है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका डिमांड हर एक इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में होता है, राइट? जो भी इंडस्ट्रीज है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो बनाती हैं, तो उसमें सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। और अगर सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब जो चिप होती है ना, ये बताया ये जा रहा है हालांकि मतलब आज की रेट में, कि इन चिप की शॉर्टेज के कारण 210 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान जो है वो इस साल जो है वो होने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और प्रोडक्शन का जो लॉस होगा गाड़ियों में, मतलब व्हीकल लॉस्ट के कारण जो प्रोडक्शन में जो कमी आएगी वो 7.7 मिलियन की कमी आएगी, यानी कि इतनी कम मतलब कमी होगी, शॉर्टेज जो है वो होने वाली है। और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जो होती है वो एक्चुअली में काफी सारी, जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था कि काफी सारी इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, राइट, तो उनसे जुड़ी हुई हैं सेमीकंडक्टर चिप्स। तो इसकी शॉर्टेज मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वगैरह हैं उनकी शॉर्टेज, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडस्ट्रीज है उनकी शॉर्टेज, है ना? तो सीधे सीधे, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि बिना इस चिप के तो काम बनेगा नहीं ना।
ये चिप जो है होती है वो टीवी से लेकर स्मार्टफोन हर जगह जो है वो उपयोग में ली जाती है। हमारे जो मोबाइल फोन में छोटा सा मेमोरी कार्ड लगता है ना, वो भी तो एक चिप ही है, राइट? तो वो भी इसी से जो है वो बनती है, राइट? हम लोग को देखने को मिलती है। गेटिंग इट? तो ये चीज है। तो ये सब क्या है कि इससे बड़ी दिक्कतें आएंगी अगर इसकी शॉर्टेज हो जाएगी ना। और आज की डेट में डिजिटल टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर जो है वो काम कर रहे हैं। और उस बीच अगर ये चिप्स की कमी हो गई, सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हो गई, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस सेक्टर टू ग्रो। ये जो सेक्टर है डिजिटलाइजेशन का, जो सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है आज की डेट में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये इनको ग्रो करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इनके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी अगर सेमीकंडक्टर चिप्स अवेलेबल नहीं रही तो। और इंडिया ने जो है वो क्या प्रयास किए हैं सेल्फ सफिशिएंसी को, आत्मनिर्भर को अचीव करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। तो आपको पता होगा कुछ समय पहले हमने भी जो है वो डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर्स के बारे में, कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 76,000 करोड़ रुपीस की योजना जो है वो हमारी सरकार लेकर आई है, राइट? तो ये चीज आपको पता ही होगा। और हम लोगों ने सेमीकंडक्टर चिप्स को मैन्युफैक्चर करना भी शुरू किया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। और हम लोग जो है वो ऑफर कर रहे हैं 1 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा कैश फ्लो को हर एक सेमीकंडक्टर कंपनी में। जो भी सेमीकंडक्टर कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो उसको हम लोग जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट? और जो भी चिप्स इंडिया के अंदर बनती है, लोकली बनती है, उसको हम लोग ने ट्रस्टेड सोर्स का टैग जो है वो दिया है, ट्रस्टेड सोर्स। और इसका इस्तेमाल जो है वो सीसीटीवी कैमरा से लेकर 5G इक्विपमेंट्स तक में किया जा सकता है। और दिसंबर 2021 में सरकार ने इवन इनवाइट भी किया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को चिप चिप मेकर से, मतलब फैब्रिकेशन यूनिट्स को सेटअप करने के लिए। यही जो 76,000 करोड़ रुपीस की जो स्कीम थी, तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो कि सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। बट एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर चिप्स होती क्या है? तो इन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहा जाता है, आईसीस भी कहा जाता है, या माइक्रो चिप भी इनको कहते हैं। ज्यादातर ये सेमीकंडक्टर चिप किससे बनी होती है? तो ये सिलिकॉन से या फिर जर्मेनियम से जो है वो बनी होती है, या फिर गैलियम आर्सेनाइड जैसे जो कंपाउंड्स होते हैं उससे बनती है, राइट? और ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होती है उनको स्मार्ट और फास्टर जो है वो बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप। और बिना इलेक्ट्रॉनिक चिप के इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो चल ही नहीं पाएगा, ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। यूजुअली सिलिकॉन से बनती हैं ये, राइट? और मतलब इलेक्ट्रिसिटी को सेमीकंडक्ट जो है वो करती हैं, राइट? और चिप मतलब सेमीकंडक्ट करना यानी कि एक प्रकार से पावर जो है वो प्रोवाइड कराना एक डिवाइस को, राइट? और मेमोरी चिप होती है ये, जो कि डेटा स्टोर करती हैं, राइट? और जो कि बहुत ज्यादा आपको दिखाई देता है आपके मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड जो लगा है ना, वो यही है, मेमोरी चिप ही हम लोग को, सेमीकंडक्टर ही हम लोग को देखने को मिलता है। फिर एक होती है लॉजिक चिप चिप जो कि और एडवांस होती है। ये एक पूरे प्रोग्राम को जो है वो चलाती है, एक डिवाइस के ब्रेन के तौर पर काम करती है। आपने कभी मोबाइल फोन को खोल के देखा होगा या कंप्यूटर को खोल के देखा होगा, उसमें ग्रीन या ब्लू कलर का एक बोर्ड लगा रहता है, राइट? और उस बोर्ड में आपने देखा होगा बीच बीच में बहुत सारी छोटी छोटी सी चिपें जो है वो बनी रहती हैं, छोटी छोटी सी ब्लैक कलर की चिप्स जो दिखाई देती है, वो यही है, राइट? वो ये क्या है? ये एक प्रोग्राम को चलाने के लिए मदद करती है, राइट? पूरा ब्रेन होता है एक पर्टिकुलर डिवाइस का। तो इस प्रकार की भी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव चिप्स भी जो है वो बनती है। चिप जो है वो छोटी से छोटी, एज इजी एज मेमोरी कार्ड टाइप की चिप होती है, और एज एडवांस एज जो कि वो इलेक्ट्रिकल या जो आप मदरबोर्ड कहते हैं उसमें जो है वो लगी रहती है डिवाइसेस के, राइट? जो कि उसका ब्रेन के तौर पर जो है वो ऑपरेट करती है, काम करती है। तो ये चीज है गाइस, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हमने बात करी, और इससे रिलेटेड जो आज की डेट में शॉर्टेज हो रही है तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा।